started. Not a very good attitude. You should get up a little earlier in order to attend the first, especially the first lecture, which is always a hard one to attend. Okay, I think 10 a.m. is a very reasonable time to start lectures with. It's not that early. This shows आप रात को बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठ पाते. Still 83, 84 students. We'll wait another 2 minutes so that more and more students would be able to join by that time. वरना एंड पे फिर होता है कि शुरू की स्लाइड्स मिस हो गई हैं ऐसा कुछ, तो फिर हम 2 मिनट और वेट करके फिर शुरू करते हैं इसको. Okay, Nadeem, was it you who asked the question related to a tea, a beneficial effect of tea on heart, or was there any other student? Nadeem, आपने पूछा था कल, and what was the exact question? आपने पूछा था कि चाय कितना बेनिफिशियल होती है हार्ट पेशेंट्स को या ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए. शाहिद asked. Okay, ठीक है. शाहिद is not here yet. I gathered some data on it. और फिर जब शाहिद आ जाता है तो फिर हम इसको शुरू में डिस्कस कर लेते हैं as per promise. जी बेटा ठीक है. But where is Shahid? It's 10:02. Still 92. That's a poor performance. Okay ji, let's start with today's topic, that is potassium. Just a recall from previous lecture, what we studied yesterday in yesterday's lecture. Can you recall? कल हमने कौन से 2 मिनरल्स या इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े थे? जी. Sodium and chloride. Okay, what are the main functions of sodium in your body? What is the importance or significance of sodium in the body? जी. सोडियम क्यों जरूरी होता है बॉडी के लिए? नहीं जाके पढ़ रहे, ऐसा ही है. रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस. वेरी गुड. इसके अलावा और कोई और फंक्शन इसका? जी ठीक है. ऑस्मोटिक प्रेशर. वेरी नाइस. किस जगह पे ज़्यादा होता है ये? कौन से फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर? वेरी गुड. मसल एक्साइटेबिलिटी. जी ठीक है. हार्ट कंट्रैक्शन के अंदर भी कोई काम होता है इसका? वेरी वेरी गुड. ठीक है. इट कैन असिस्ट कैल्शियम आयंस, मेंटेन्स द हार्ट बीट. ईसीएफ में. ओके. एंड व्हाट इज इट्स नॉर्मल रेंज
इन द ब्लड किस रेंज में फॉल करना चाहिए फॉर इट्स ऑप्टिमम एक्टिविटी इन द बॉडी? जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, वेरी गुड। नॉर्मल रेंज क्या होती है इसकी? 135 से 145 मिली इक्वल्स पर लीटर। व्हाट हैपेंस इफ इट फॉल्स बिलो 135? And what about one more than 145? Hypernatremia. ठीक है. Okay, what about chloride? What is the normal range for chloride? ठीक है. यूनिट्स भी लिखा करें साथ, क्योंकि किसी जगह पे आपको मिलीग्राम पर डेसीलीटर मिलेगा, किसी जगह पे मिलीमोल्स में मिलेगा, कहीं मिली इक्वल्स पर लीटर लिखा होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट, क्योंकि एमसीक्यू कई दफ़ा एग्जैक्ट फिगर्स 97 से 107 और आगे जो उसका यूनिट है वो चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 97 टू 107 रेंज, और इसका इसका एग्जैक्ट है क्या, यूनिट क्या है, मिली इक्वल्स पर लीटर। वेरी गुड। इसके क्या फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर? क्लोराइड, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ क्लोराइड इन द बॉडी? ऑलमोस्ट ऑलवेज वही तकरीबन सोडियम के साथ पाया जाता है, जो फंक्शंस आपने ऊपर सोडियम के बताए थे। HCl, गैस्ट्रिक जूस, एसिड बेस बैलेंस का काम करता है। ओके, हमने हमने कल एक वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, माइलेज जो स्लाइवा में होता है, ठीक है। इसकी एक्टिवेशन क्लोराइड शिफ्ट, आई वाज कमिंग टू दिस। व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्लोराइड शिफ्ट? ओके, व्हिच अदर ion it is associated with in the blood? आई गिव यू टू, ओके, आपने पहले ही आंसर कर दिया है, बाइकार्बोनेट। ओके, होती क्या है? वुड एनीवन लाइक टू define it or write it for the class and for me? Okay, it's related to carbon dioxide, right? Carbon dioxide enters into the blood cell RBC, binds with the water to form bicarbonate. Once the bicarbonate leaves the RBC, उसकी exchange में counter करते हुए chloride will gain entry inside the cell. So this is called as chloride shift. ठीक है जी, ठीक है जी। कितने बच्चे आगे? 108 अभी भी जो हैं, 30-40 सोए हुए हैं, जो बाकी के बच्चे हैं आपके 30-32 तकरीबन। ठीक है बेटा, वेरी वेरी गुड। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू पोटेशियम, दैट इज अ मेन टॉपिक फॉर टुडे। दिस इज अ प्रिंसिपल ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कैटायन। ठीक है, हमने सोडियम की बात की थी, दैट वाज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पाया जाता है ज़्यादा। नाउ इन कंपैरिजन टू सोडियम, पोटेशियम की बात करें तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कैटायन, इट्स अ प्रिंसिपल कैटायन ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नहीं होता, ठीक है, मगर ये ज़्यादा इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है। इसकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंसनट्रेशन है वो मेंटेन रहनी चाहिए। आगे चल चल के कुछ स्लाइड्स आएंगी, इसको कंफ्यूज ना करना, ठीक है। अगर वो नॉर्मल कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पाता अपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैलेमिया। ओके जी, सोर्सेज बनानास, ठीक है, वेरी रिच सोर्स, वेरी इजी टू कंज्यूम ऑन डेली बेसिस।
Bananas are very rich in potassium. Along with bananas, orange, pineapple, potatoes, beans, chicken and liver. ये सारी की सारी सोर्सेज जो होती हैं ये काफ़ी रिच होती हैं पोटेशियम के अंदर, और अगर आप ये रोज़मर्रा की डाइट के अंदर कंज्यूम करो तो पोटेशियम की कमी नहीं होगी. Along with all these sources, coconut water is considered to be a rich source for potassium. ठीक है, कोकोनट का जो पानी होता है, जो नारियल का पानी होता है, उसके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा अबंडेंस में होती है. Okay, these are various sources of potassium. Here we can see bananas and other vegetables as well. Absorption. हमने सोडियम की बात की थी, इसकी भी एब्जॉर्प्शन जीआईटी ट्रैक्ट से बड़ी एफिशिएंटली हो जाती है. अप टू 90% जो होता है वो इट इज़ एब्जॉर्ब थ्रू द जीआईटी ट्रैक्ट. ठीक है, जितना भी आप कंज्यूम करोगे अपनी डाइट के अंदर, उसमें से 90% तक या उससे भी ज़्यादा आपकी जीआईटी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है आपके ब्लड के अंदर, और जो बहुत थोड़ा सा रह जाता है दैट इज़ लॉस्ट थ्रू फीसेस. अगेन, डायरिया कंडीशन इज़ नॉट अ नॉर्मल कंडीशन. वाटरी स्टूल्स हैं, लूज स्टूल्स हैं, ठीक है, कोई कंट्रोल, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रह रहा. कितना वाटर लॉस हो रहा है, कितनी इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रही हैं आपकी बॉडी से, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ नॉर्मल स्टेट. तो जब हम डायरिया की बात करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन बी अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पोटेशियम लॉस इन द फीसेस. ठीक है, कंसंट्रेशंस को देख लें. प्लाज्मा या सीरम की जो कंसंट्रेशन होती है पोटेशियम की, दैट फॉल्स बिटवीन 3.4 टू 5 मिली मोल्स पर लीटर. ठीक है, अब ये मिली मोल्स पर लीटर है. अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें तो उसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन इज अराउंड 140 मिली इक्वल्स पर लीटर. ठीक है, दो डिफरेंस है. सीरम के अंदर मिली मोल्स में बताई हुई है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड जिसका ये चीफ कैटाइन है, प्रिंसिपल कैटाइन है, उसके अंदर 140 मिली इक्वल्स पर लीटर के हिसाब से ये उसके अंदर होता है. सो दिस इज द चीफ कैटाइन ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड. ठीक है जी. एक्सक्रीशन की बात करते हैं. इट इज मेनली एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, ऑब्वियसली बाय किडनीज. और जो आपकी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस चल रहा होता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है पोटेशियम की एक्सक्रीशन. फॉर एग्जांपल, सोडियम ज़्यादा रिटेन हो गया, सोडियम बॉडी से ज़्यादा बाहर चला गया, इन एक्सचेंज फॉर सोडियम हो सकता है पोटेशियम. अब हमने कल डाययूरेटिक्स की बात की थी, उसके अंदर जिन लोगों के अंदर आपने पोटेशियम प्रॉपर हार्ट की एक्टिविटी के लिए, हार्ट की कंट्रैक्शन के लिए पोटेशियम की ज़रूरत होती है. हम इसके फंक्शंस में चल के आगे पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ़ समबडी इज़ हाइपरटेंसिव और वो उसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है क्योंकि उसके अंदर वाटर रिटेंशन होती है, सॉल्यूट्स की रिटेंशन होती है, आप उसको डाययूरेटिक्स देते हैं टू गेट rid of that excess water and electrolytes, but at the same time you need potassium in an appropriate amount in the body as well. So there are specific group of diuretics called as potassium sparing diuretics. ठीक है, potassium sparing diuretics, उसमें एक नाम है स्पाइरोनोलैक्टोन का. ठीक है, there is no need to memorize this particular name on this point, मगर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, तो एक ग्रुप होता है जो कि दिया जाता है ऐसे लोगों के अंदर जिनके अंदर सोडियम रिटेन ज़्यादा हुआ होता है, उनका हाइपरनेट्रीमिक स्टेट होती है, एडिमा हुआ होता है उनकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर, मोस्ट कॉमनली उनके डिपेंडेंट पार्ट्स के अंदर, बट एट द सेम टाइम देयर हार्ट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मरीज़ है, या मायोकार्डियल इन्फाक्शन का मरीज़ है, तो आपको हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पोटेशियम की ज़रूरत है. ठीक है, और भी अदर फंक्शंस हैं पोटेशियम के, उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, एंड यू डू नॉट नीड द पोटेशियम टू बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द किडनीज इन लार्ज डोजेस, इन लार्ज अमाउंट्स. तो ऐसे कंडीशन के अंदर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक दी जाती है, जो कि सोडियम को तो निकाल देगी बॉडी से ज़्यादा बाहर, ब्लड प्रेशर नीचे ले आएगी, पानी को भी निकाल देगी आपकी बॉडी से बाहर थ्रू किडनीज, मगर किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, वहाँ से पोटेशियम की एक्सक्रीशन को रोक देती है, उसको रिटेन कर लेती है.
ठीक है, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका हार्ट फंक्शन या जो अदर फंक्शंस हैं आपकी बॉडी के जो डिपेंडेंट हैं ऑन पोटेशियम होली सोली, ठीक है, या चीफली, वो सही तरह परफॉर्म होते रहते हैं. Aldosterone is the hormone that is responsible for the excretion of potassium through kidneys from your body. ठीक है, एल्डोस्टेरॉन का क्या इफेक्ट था सोडियम के ऊपर? जी, हाउ एल्डोस्टेरॉन इफेक्ट्स सोडियम? जी मैंने कर दी भी है मैक्सिमाइज स्क्रीन, शायद आपने पहले लिखा है. हाँ जी जी. वुड यू लाइक टू आंसर माय क्वेश्चन? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन हार्मोन ऑन सोडियम excretion, yeah, sodium metabolism in the kidneys? Helps in the reabsorption of sodium. That means के aldosterone अगर proper function कर रहा है, it will assist sodium to get reabsorbed from the blood whenever the blood is passes through the kidney. उसकी circulation में जब जाता है, ऐसे ही है. यहाँ थोड़ा सा opposite effect है. In comparison to sodium, if you can see, it increases the excretion of potassium. इस पॉइंट को याद रखेंगे. इस पॉइंट को इसलिए याद रखेंगे, जब हमने एटियोलॉजी कल की सोडियम की, उसके अंदर हमने कुशिंग डिजीज़ की बात की, हमने एडिसन्स डिजीज़ की बात की, ठीक है. अब जो कॉजेज़ हाइपोनेट्रीमिया में आ रहे थे वो इसके हाइपरकलीमिया में आ जाएंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, सारे नहीं, काफ़ी ज़्यादा. और जो उसके हाइपरनेट्रीमिया में आ रहे थे यहाँ हाइपोकलीमिया में फिट इन हो जाएंगे, जस्ट ड्यू टू द फैक्ट दैट एल्डोस्टेरॉन is responsible for the increased excretion of potassium in comparison to sodium, where it is responsible, this hormone is responsible for the reabsorption of sodium. ठीक है, is this point clear to everyone? Any doubt? जी. Is Shahid present today? जी शाहिद आया हुआ आज? जी मैं I will repeat this point. जी शाहिद, what was your question in last lectures? आपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था. That was related to tea, I guess. G. Okay. The data I found by different articles after yesterday's lecture, it indicates mixed reviews. Some people say tea, different types of tea, such as green tea or black tea, have beneficial effect on the heart. और उसके ऊपर कुछ theories हैं जो कि कुछ लोगों ने prove करने की कोशिश की हैं after doing research on that. ओवरऑल जो इफेक्ट है वो ग्रीन टी का ज़्यादा बेनिफिशियल है इन कंपैरिजन टू ब्लैक टी. बेसिकली होता क्या है, जितनी भी टाइप्स की टीज़ हैं, इन स्पेसिफिक अगर हम ग्रीन टी की बात करें, उसके अंदर दो किस्म के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं. नंबर वन इज़ पोलीफिनोल, द अदर वन इज़ कैटेचिन्स. ठीक है. कैटेचिन्स बेसिकली फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ठीक है. और जो पोलीफिनोल्स हैं ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द एंटीऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस. ठीक है, आपकी जो बॉडी के अंदर या आपकी वेसल्स के अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट हुई होती है, वो इनका काम क्या होता है, उस स्ट्रेस को एंटेगनाइज करना, ठीक है, उस आपकी बॉडी को रिलीव करवाना उस स्ट्रेस से, जो इन पर्टिकुलर हम टर्म यूज़ करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ठीक है. एट द सेम टाइम फिर मैंने एक और आर्टिकल देखा, उसके अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया हुआ था, किसी ने 50 क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर ट्रायल किया हुआ था, और उसके अंदर जो जो रिजल्ट्स थे बड़े रिमार्केबल थे, और वो रिजल्ट्स ये थे कि कोई भी किसी भी किस्म की टी जब आप उसको रॉ फॉर्म में पीते हो विदाउट एनी एडिटिव्स लाइक शुगर या मिल्क या कोई और चीज़, ठीक है, जब उसकी रॉ फॉर्म में आप उसको पीते हो तो इट असिस्ट इन
the regulation of different types of lipoproteins in the body. Lipoproteins, कौन सी lipoproteins की बात करें हम? आपको पता है ना good cholesterol और bad cholesterol का, ठीक है? Have you got any concept about that? What is good cholesterol and what is bad cholesterol? जी, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? No. I think you should have an idea because you are done with lipid chemistry. जिसके अंदर एक कोलेस्ट्रॉल वाला पोर्शन आपने किया था, एक पार्ट आपने किया हुआ, आई थिंक उसका तो जीटी भी दे चुके हुए हो. उसके अंदर आपने एलडीएल एचडीएल का नाम सुना होगा. जी, वेरी वेरी गुड. एलडीएल एचडीएल इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल. ओके, जो ग्रीन टी होती है इन पर्टिकुलर या ब्लैक टी भी किसी हद तक, वो बेसिकली एलडीएल को रिड्यूस करती है बाय अननोन मैकेनिज्म. ठीक है, द मैकेनिज्म इज नॉट येट आइडेंटिफाइड बट इट हैज प्रूवन इन क्लिनिकल ट्रायल्स कि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, जिसकी वजह से आई मीन ड्यूल फंक्शन हो गया ना. हमने पहले पोलीफिनोल्स की बात की, कैटेचिन्स की बात की, जो कि फ्लेवोनॉइड्स होते हैं. आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी रिड्यूस करती है, एट द सेम टाइम टू फोल्ड एक्ट करेगी इन रिड्यूसिंग, हेल्प करेगी इन रिड्यूसिंग एलडीएल लेवल्स. एचडीएल के ऊपर मिक्स रिव्यूज हैं, उसके अंदर डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं. इट्स नॉट येट क्लियर कि वो एचडीएल को भी बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती. ठीक है, सम पीपल से बढ़ाती है, सम पीपल से नहीं बढ़ाती. मगर अबव ऑफ ऑल हमने जो ये डिस्कशन की, वी टॉक्ड अबाउट एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि इन टीज के का कंपोनेंट होते हैं, जिसके अंदर हमने बात की पोलीफिनोल्स की, जिसके अंदर हमने बात की कैटेचिन्स की, जो कि फ्लेवोनॉइड्स हैं. ठीक है, दे हैव एंटीऑक्सीडेंट रोल टू प्ले. ठीक है, और आपके ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में, आपकी जो नॉर्मल स्टेट ऑफ योर वेसल्स है उसको मेंटेन करने में इसका बड़ा रोल होता है. एट द सेम टाइम हमने बात की कि ये जो डिफरेंट टाइप्स की लाइपोप्रोटीन्स है उनके साथ भी कुछ थोड़ा सा इंटरप्ले चलता है इनका. ठीक है, वो क्या होता है, आई मीन जो फुल जो एविडेंस बेस्ड है वो दैट इज इट इज एसोसिएटेड विद एलडीएल लेवल्स. ठीक है, जितने भी ये ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं या जो जिनको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हुआ होता है, ठीक है, उनके अंदर यूजली एलडीएल इज फाउंड टू बी रेज्ड. तो जो ग्रीन टी है या ब्लैक टी है, इसकी कंजम्पशन हैज प्रूव्ड इन डिफरेंट स्टडीज ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एलडीएल लेवल्स. ठीक हो गया. अच्छा, अबव ऑल जो हमने बात की डिफरेंट रिसर्च है, हम किसी रिसर्च को चैलेंज अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट. ठीक है, आप खुद से 50 लोगों के ऊपर ट्राई करें, उनके लेवल्स कराएं और उसके बाद एक डाटा जनरेट करके आप अपनी रिसर्च उसको, यू कैन आइदर प्रूव इट रॉन्ग और यू कैन गो इन फेवर ऑफ दैट रिसर्च. मगर जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन समझी जाती है, AHA के नाम से, ठीक है, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, वो अपने किसी भी गाइडलाइंस के अंदर इसका कोई बेनिफिशियल रोल उसने मेंशन नहीं किया हुआ. ठीक है, सो दैट इंडिकेट्स के इट नीड्स फर्दर रिसर्च. ठीक है, इन दिस एरिया, इन दिस पर्टिकुलर एरिया. अगर ये मतलब इतनी बड़ी एसोसिएशन अगर इसको नहीं कर रही, प्रोजेक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब एक और भी एक रीज़न हो सकती है. यूजली टीज आप गर्म पानी के अंदर राइट पीते हो. ठीक है, हॉट बेवरेज के तौर पे पीते हो. ठीक है, वो आपकी क्लीनिंग भी करती है. इसोफेगस से शुरू करें. ठीक है, आप चाइना के अंदर या जो उसके इर्द गिर्द जो डिफरेंट ममालिक हैं, उनके अंदर ये बड़ा ट्रेंड है कि वो दे कंज्यूम वार्म वाटर. ठीक है, उनका बिलीव ये है कि जी नालियाँ साफ़ करती है. इन शॉर्ट, आम जुबान में, लेमैन में बता रहा हूँ आपको. ठीक है, आपकी आपकी फूड पाइप इंक्लूडिंग वेसल्स, ठीक है, उनके अंदर जो फ्लो है वो मेंटेन रहता है. अगेन कोई कोई प्रूव्ड कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट कुछ चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं. सो अगर अगर रिसर्च बेस्ड बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट टू थिंग्स. वन इज इट रिड्यूसेस द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस as far as your vessels and blood circulatory system is concerned. And secondly, with the help of two things, one is polyphenols, the second one is catechins. The second one is some researchers have found out that it assists in lowering LDL levels in the body.
ठीक है. So did my answer satisfy you, Shahid? जी शाहिद. Okay, all right, all right. Okay, let's move on to the topic we were already covering. That was that is in fact potassium. ओके जी, एक्सक्रीशन की समझ आ गई. दो चीज़ें याद रखने की हैं. एक तो एक किडनीज के थ्रू एक्सक्रीशन होगी इसकी, थ्रू यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है आपकी बॉडी से. जब भी एक्सेस में जाएगा आपकी किडनीज जो हैं उसको बाहर निकाल देंगी. और किस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन? एल्डोस्टेरॉन. इसका कंपैरिजन भी हमने देख लिया. सोडियम के मामले में एल्डोस्टेरॉन उसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, बट पोटेशियम के मामले में उसकी पोटेशियम की एक्सक्रीशन कराता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू किडनीज. ओके जी, लेट्स हैव अ लुक ऑन डिफरेंट बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ पोटेशियम. आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम एक एडिक्वेट या अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर होना चाहिए, एक रेंज को फॉलो करते हुए. अगर उसके अंदर ये प्रॉपर नॉर्मल लेवल्स में है तो ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैरायटी ऑफ फंक्शंस, बायोकेमिकल फंक्शंस टू प्ले इनसाइड योर बॉडी. नंबर वन इज मेंटेनेंस ऑफ इंट्रासेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर. Number two is regulation of acid-base balance and water balance in the cells. Number three is transmission of nerve impulses, action potential. आपको फिजियोलॉजी में आपने वो कार्डियक पोर्शन पढ़ लिया होगा. कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक साइकिल, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं आपने. कुछ टर्म्स का पता है ना आपको? डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन. ईसीजी के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए. डिफरेंट टाइप्स की वेव्स होती हैं. पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, एस टी सेगमेंट है, टी वेव है, आर यू वेव है, आर वेव है. ठीक है. सो डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट फेजेस. जब रीपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन के फेजेस हो रहे होते हैं उसके लिहाज से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं आपके ऐसे नोड के से. ठीक है. अनलाइक अदर नर्व्स जो आपकी बाकी बॉडी के अंदर न्यूरल सर्किट, एक सर्किट चल रहा होता है, या जो स्केलेटल मसल्स के अंदर आपका एक्शन पोटेंशियल होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ये पर मिनट के लिहाज से ऐसे नोट जनरेट कर रही होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो कि आगे पास ऑन हो रही होती हैं. ठीक है. सो ये सारा एक्शन पोटेंशियल आपको पता है ना. नॉर्मली क्या होता है नॉर्मल प्रोसेस का पता है? जी, नॉर्मल प्रोसेस का पता है आपको? डू यू हैव एनी आइडिया? कितने सोडियम बाहर होते हैं, कितने पोटेशियम अंदर होते हैं, कितने पोटेशियम अंदर होते हैं, कितने सोडियम बाहर होते हैं? ओके, द होल प्रोसेस स्टार्ट्स विद द प्रोसेस ऑफ डीपोलराइजेशन. जी ठीक है. ठीक है, डीपोलराइजेशन का प्रोसेस है बेसिकली. इसके अंदर क्या होता है? इट रिजल्ट्स ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, जो कि जब वो ओपन होते हैं दे अलाउ सोडियम टू फ्लो इनटू द सेल. ठीक है. फिर एक डिले आता है बीच में. उस डिले के बाद क्या होता है? टर्मिनेशन होती है एक्शन पोटेंशियल की और पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं. पोटेशियम चैनल खुलते हैं, ऑब्वियसली दे अलाउ पोटेशियम टू लीव द सेल एंड कॉजिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू रिटर्न टू नेगेटिव. दैट इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन फेज. ठीक है. सो ये एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है आपके हार्ट के अंदर फॉर इट्स ऑप्टिमम एक्टिविटी. ठीक है. वो जो हार्ट बीट आम लेमैन में कहते हैं ना, हार्ट बीट कर रहा है. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जनरेट कर रहा है. ठीक है. सब कुछ पंपिंग कर रहा है, अपना हार्ट पर पंप कर रहा है. एक एक से दूसरे चैम्बर में, दूसरे से तीसरे चैम्बर में आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. ठीक है. नंबर 4 इज कार्डियक मसल एक्टिविटी. ठीक है. दैट इज द पंपिंग ऑफ द हार्ट. तो ये 3-4 फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है पोटेशियम इन द बॉडी. इनको याद रखना है आपने. ओके, नाउ what if there is a decreased level of
potassium in the body. The term called as hypokalemia. और हाइपोकलीमिया कब होती है? जब आपका प्लाज्मा पोटेशियम लेवल फॉल्स बिलो 3 मिलीमोल्स पर लीटर। नॉर्मली हमने तकरीबन 3.5 या 3.7 से लेके 5 मिलीमोल्स पर लीटर तक का हमने बात की थी, राइट, कि प्लाज्मा लेवल मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, सो अगर 3 से नीचे चला जाए, 3 मिलीमोल्स पर लीटर से नीचे पोटेशियम लेवल आपके प्लाज्मा के अंदर हो जाए, दैट रिजल्ट्स इन अ कंडीशन कॉल्ड एज हाइपोकलीमिया। इसके कुछ कॉजेज हैं। कॉजेज के अंदर प्रोलॉन्ग डायरिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है, सारा का सारा पोटेशियम जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, वो डायरिया की नज़र हो जाएगा। लाइकवाइज वॉमिटिंग, अगर किसी को बहुत अरसे से लंबे कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें वॉमिटिंग बहुत बार बार होती है, उसमें भी जो कुछ खाएगा वो बाहर निकाल देगा, वो नीचे जाएगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा। कुशिंग सिंड्रोम, अगेन आई मीन इसको रिकॉल करेंगे, कुशिंग सिंड्रोम इन केस ऑफ सोडियम वाज द कॉज ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? इंक्रीज्ड मिनरलोकॉइड हार्मोन लेवल्स, एल्डोस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अगर एल्डोस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो सोडियम को तो रिटेन करेगा, हाइपरनेट्रीमिया करवाएगा, मगर पोटेशियम को वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगा। ठीक है, prolonged cortisone therapy, steroid therapy, that also results in Cushing syndrome like symptoms. Intravenous administration of potassium free fluids. ठीक है, for example, somebody comes to the emergency department with the history of dehydration या low blood pressure या ऐसा सा सिलसिला, आपने उसकी सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं चेक की, आपने उसको तो ऐसा फ्लूइड दे दिया जिसके अंदर पोटेशियम नहीं है फॉर अ लॉन्गर टाइम, उसका हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा हो गया और उसके अंदर पोटेशियम देना भूल गए। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर भी वो हाइपोक्लिमिक स्टेट में जा सकता है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। जब भी आप एक डायबिटीज़ मेलाइटस की बात कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है, जो शुगर आम जुबान में जिसको बोला जाता है, इसकी अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए डायबिटिक कॉमा, एक दो कॉम्प्लिकेशंस बड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिसको आप DKA बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, या फिर डायबिटिक कॉमा हो सकता है। ठीक है, इट सब समवेयर अराउंड 500-600 पे चली जाती है शुगर। ठीक है, और उसको फिर आप ड्रग से ट्रीट नहीं कर सकते, आपको इंसुलिन देनी पड़ती है। इंसुलिन का एक इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर। जब भी इंसुलिन, जाहिर है इतनी ज़्यादा शुगर है तो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इंसुलिन आप एडमिनिस्टर करोगे, आप उसका शुगर लेवल नीचे लेके आने की कोशिश करोगे एज अ डॉक्टर। इंसुलिन का क्या इफेक्ट होता है? इट टेक्स ऑल द पोटेशियम including the potassium present in the extracellular fluid and pushes it inside the cell. एक सेल के अंदर वो धकेल देती है सारी पोटेशियम को और आपके ECF के अंदर हाइपोकलीमिया हो जाता है। ठीक है, वो जो लेवल है जो 3.5 या 3.7 से 5 तक मेंटेन होना चाहिए था, वो 3 से नीचे फॉल कर जाता है। तो इस वजह से सारी ज़िंदगी आपने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, जब भी आप किसी डायबिटिक पेशेंट को, शुगर के पेशेंट को एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशन में जाके इंसुलिन से ट्रीट करने लगे हो, ना रोज़मर्रा में ज़रूरत नहीं पड़ती, रोज़मर्रा में आप नॉर्मल से थोड़े से ज़्यादा शुगर को डील कर रहे होते हो और आपकी डाइट वगैरह भी एफिशिएंटली आप मेंटेन हो रही होती है। ठीक है, और पोटेशियम आपकी बॉडी के अंदर वैसे भी होता है और आप डाइट के थ्रू भी ले रहे होते हो। हम इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी मेजर्स लेने की बात कर रहे हैं। जब ऐसा पेशेंट प्रेजेंट कर दे 600-700 शुगर के साथ और वो एक स्टेट के अंदर हो जो आप आइडेंटिफाई करो कि ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ डायबिटिक कोमा, और आपको रश करनी पड़े, इंसुलिन बहुत ज़्यादा देनी पड़े उसको रिपीटेड इंटरवल्स के ऊपर, तो देर इज़ अ चांस ऑफ डेवलपिंग हाइपोकलीमिया। रीज़न बीइंग, इंसुलिन जो होती है वो सारा पोटेशियम पकड़ती है और सेल के अंदर धकेल देती है। ठीक है, ठीक है, तो इनसाइड द सेल तो पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मगर जो रोज़मर्रा के अंदर यूज़ होना है वो तो आपका प्लाज्मा पोटेशियम है, जो सीरम का पोटेशियम है, वो उसका लेवल ड्रामेटिकली डिक्रीज हो जाता है। तो वो शुगर से नहीं पेशेंट मरता, अगर ये नेग्लिजेंस हो जाए तो वो हाइपोकलीमिया से उसका हार्ट फंक्शनिंग या कोई और उसके मेटाबॉलिक फंक्शंस स्टॉप हो सकते हैं और उसकी डेथ हो सकती है। तो आपने डायबिटीज़ को तो अच्छा मैनेज कर लिया इंसुलिन लगा के, आपने शुगर भी बड़ी सही मैनेज कर ली, मगर आप यू फॉरगॉट दैट पॉइंट कि हम इंसुलिन दे रहे हैं
और इंसुलिन का ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन दे रहे हैं कि ये हाइपोक्लेमिया कॉज कर सकती है। आपको एट द सेम टाइम पोटेशियम सप्लीमेंटेशन भी करनी है, ठीक है। पोटेशियम भी उसको एडमिनिस्टर करना है क्योंकि वो इमरजेंसी स्टेट में है, वो खा पी नहीं सकता, ठीक है। इज दिस पॉइंट टू क्लियर एवरीवन? जरूरी नहीं है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द बॉडी। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, इकट्ठा भी हो सकता है, मगर जरूरी नहीं है। अलग से भी हो सकता है, हाइपोक्लीमिया हो सकता है और हो सकता है उसका सोडियम लेवल नॉर्मल हो। किस स्टेज पे आप पकड़ रहे हो उसको, किस स्टेज पे आइडेंटिफाई कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन दैट। ये मुझे बताओ, ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या डायबिटिक कोमा वाली और उसके अंदर इंसुलिन वाली स्टोरी समझ आ गई है? ये जिंदगी में कभी भूलनी नहीं है। गायनी ऑब्स में काम कर रहे होगे, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के साथ कोई पेशेंट आ जाएगी इमरजेंसी में, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। शी इज कैरिंग अ चाइल्ड। इसके अंदर ये बात याद रखनी है। मेडिकल इमरजेंसी, सर्जिकल इमरजेंसी, ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, यूरोलॉजी के अंदर, किसी भी डिसिप्लिन में जाओगे आपके पास डायबिटीज़ का पेशेंट आएगा, ठीक है। आपकी रोटेशन लगती है इमरजेंसी के अंदर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, या आपकी ड्यूटी लगती है, उसमें आप इंचार्ज हैं। आपके पास ये पेशेंट आता है कोई इतनी ज़्यादा शुगर के साथ जिसको आपने इंसुलिन ज़्यादा दी है टू लोअर इट्स ग्लूकोज लेवल। आपको ये फैक्ट नहीं भूलना कि इतनी इंसुलिन मैं लगा रहा हूँ इतनी शुगर नीचे करने के लिए, यार ये हाइपोक्लीमिया में जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। इसमें चांस लेने वाली बात नहीं है और इसको भूलने की बात नहीं, इट्स अ मेडिकल नेग्लिजेंस अगर आप इसको भूलते हो तो। आपने पोटेशियम उसको एडमिनिस्टर करना है, इस चीज़ को कोई नहीं भूलेगा सारी ज़िंदगी, ठीक है। इस पॉइंट को नहीं भूलना आपने। हाइपोक्लीमिया में कुछ और याद रहता है नहीं रहता है, ये पॉइंट नहीं भूलना, ठीक है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी। और रीज़न क्या है अब आप मुझे बताएंगे? जब इंसुलिन लगाते हैं तो रीज़न क्या होती है, हाइपोक्लीमिया में जाने का चांस क्यों बढ़ जाता है, या हाइपोक्लीमिया क्यों हो जाता है ऐसे पेशेंट्स को? जी। जी शाहिद, आर यू देयर? इट पुशेस द पोटेशियम इनटू इनसाइड द सेल्स, और आपका जो ईसीएफ का पोटेशियम है दैट डिमिनिशेस, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, लोअर लेवल पे आ जाता है। वेरी गुड, ठीक है। ओके जी, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं हाइपोक्लीमिया के? इरिटेबिलिटी हो सकती है, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, टेकिकार्डिया हो सकता है, कार्डियोमेगैली हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट तक भी हो सकती है। ईसीजी चेंजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कई दफ़ा सिनेरियो दे दिया जाएगा जिसके अंदर ईसीजी चेंजेस पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि जी पेशेंट प्रेजेंट्स विद हार्ट बीट इतनी इतनी, ब्लड प्रेशर इतना, ठीक है, और ही इज़ फीलिंग मस्कुलर वीकनेस फॉर लास्ट 6 आवर्स और सो। उसकी ईसीजी करवाई है, ईसीजी के ऊपर चेंजेस आई हैं, एसटी सेगमेंट सैगिंग या डिप्रेशन, टी वेव डिप्रेशन एंड यू वेव एलिवेशन, ठीक है। सो ये इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी सीक्वेंस में याद कर लें, ठीक है। आपके जहन में फर्स्ट जो चीज़ आनी चाहिए वो इन सारी चीज़ों के साथ हाइपोक्लीमिया आना चाहिए, ठीक है जी। पोटेशियम को नॉर्मलाइज करने के लिए देंगे ना पोटेशियम, आईवी पोटेशियम देंगे ना आप इंजेक्शन के थ्रू। जी, इट टेक्स प्लेस एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। जब मस्कुलर वीकनेस होगी, जब कार्डियक जो आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है, उसकी कंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रही होगी, तो कंपनसेशन के तौर के ऊपर इम्पल्सेस जनरेट होंगी ज़्यादा और टैकीकार्डिया होगा। वो लेटर ऑन चल के फिर ब्रेडिकार्डिया में और कार्डियक अरेस्ट के अंदर चला जाएगा, मगर शुरू शुरू के अंदर टैकीकार्डिया से प्रेजेंट करेगा। ओके जी, नेक्स्ट इज हाइपरकलीमिया, व्हेन प्लाज्मा पोटेशियम लेवल गोज अबव 5.5 मिलीमोल्स पर लीटर, ठीक है। द कंडीशन कॉल्ड एज हाइपरकलीमिया। इसके कुछ कॉजेज हैं, रीनल फेलियर,
रीनल फेलियर के अंदर किडनी ट्यूब्यूल्स उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएंगी. एडिसन्स डिजीज, if you can recall, was a cause of hyponatremia. हाइपोनेट्रीमिया का कॉज था. ठीक है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स की सिक्रीशन कम हो जाती है एडिसन्स डिजीज के अंदर. ठीक है, अगर कम हो जाएगी तो एल्डोस्टेरॉन भी कम हो जाएगा. एल्डोस्टेरॉन कम होगा तो पोटेशियम की एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगी फ्रॉम द किडनीज, and the potassium will be retained in the body, leading to a condition called as hyperkalemia. Diabetic coma, इसके अंदर पोटेशियम वाला एलिमेंट बता दिया आपको. severe dehydration, उसके अंदर भी हो सकता है. IV administration of fluids with excessive potassium salts, आपने प्रोपोर्शन नहीं चेक किया, ब्लाइंडली इमरजेंसी केस के अंदर आपने ब्लाइंडली उसको पोटेशियम सॉल्ट दे दिए हैं, IV एडमिनिस्ट्रेशन दे दी है, और फाइनली जब उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स करवाई हैं तो द रिजल्ट इज हाइपरकलीमिया. सो ये कुछ कॉजेज हैं, इसको ज़हन में रख लीजिएगा जब अगर आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए मोटे मोटे कॉजेज. मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हो सकती हैं? इट कैन लीड टू डिप्रेशन ऑफ CNS, मेंटल कंफ्यूजन, नमनेस, ब्रेडिकार्डिया विद रिड्यूस्ड हार्ट साउंड्स, कार्डियक अरेस्ट हो सकती है, ECG चेंजेस हो सकती हैं that would be manifested as tall peaked T waves and shortened QT interval. ठीक है, इनको याद करना है आपने. ठीक है, so ECG changes hyperkalemia की, hypokalemia की are very important. Dietary requirements देख लीजिए. RDA जो रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर एक रिकमेंडेशन बनी हुई है कि कम से कम इतनी अमाउंट आपको कंज्यूम करनी है अपनी डाइट के साथ, अबाउट 3 to 4 grams पर डे. जी, एनी क्वेश्चंस? Okay, let's move on to the next one, magnesium. Magnesium is considered to be the fourth most abundant cation in the body. ठीक है, and second most prevalent intracellular cation. First most prevalent intracellular cation कौन सा अभी आपने पढ़ा है, या अभी जितने भी मिनरल्स पढ़े हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ी हैं उसके अंदर, the most prevalent one, can you name it? अगर आपसे ये पूछा जाए इंट्रासेलुलर कैटाइंस में मोस्ट प्रेवलेंट कौन सा है? जी, पोटेशियम. ठीक है, और अगर सेकंड मोस्ट प्रेवलेंट पूछा जाए तो यू शुड आंसर मैग्नीशियम. टोटल बॉडी मैग्नीशियम को अगर देखा जाए, आपकी पूरी बॉडी के अंदर तकरीबन 25 ग्राम के करीब मैग्नीशियम होता है. ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका टोटल बॉडी वेट. ठीक है, 60% कॉम्प्लेक्स होता है विद कैल्शियम इन द बोन. ठीक है, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना के कैल्शियम के साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है और वो बोन के अंदर डिपॉजिट होता है. 60% इस फॉर्म के अंदर होगा. 30% जो होगा, 1/3 ऑफ द स्केलेटल मैग्नीशियम इज एक्सचेंजेबल विद द सीरम. ठीक है, और 10% आपके डिफरेंट जगहों के अंदर को फैक्टर्स, को एंजाइम्स, जो बिल्कुल जो आपके केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके अंदर 10% उसके अंदर यूटिलाइज हो रहा होता है. सोर्सेज, there are different sources for magnesium, जिसके अंदर cereals are considered to be very good sources. beans जो होते हैं, तमाम हर तरह के beans जो होते हैं, they are considered to be good sources of magnesium. leafy vegetables, देखो leafy vegetables vitamin से शुरू हुई हैं, अभी भी नहीं जान छोड़ी. that means leafy vegetables कितनी important हैं. I mean, having vegetables in your diet are so important. कई लोग नहीं खाते वेजिटेबल शौक से. ठीक है, वो ये काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी उनके अंदर हो सकती है, उनके अंदर काफ़ी चीज़ें डेफिशिएंट हो सकती हैं. अब देखो आपने कितनी ढेर सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, वो वाइटामिन को गिनना शुरू करो, 8, 10, 15 वाइटामिन ही थे. मिनरल्स अभी शुरू किए हुए हैं. ठीक है, और ये भी ढेर सारे हैं, मगर कॉमन चीज़ें इसके अंदर से देखते जाओ, अपनी लाइफ के अंदर भी इनकॉर्पोरेट करो, और जिसको मशवरा देना हो उसको भी बताओ. कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जा सकती हैं. लीफी वेजिटेबल्स आर वन ऑफ देम. फिश के अंदर भी मैग्नीशियम काफ़ी अच्छी सोर्स कंसिडर की जाती है. एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन की बात करें, अगेन जस्ट लाइक सोडियम, जस्ट लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम के केस के अंदर भी इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बड़ी बेहतरीन होती है. एक्सक्रीशन इसकी थ्रू किडनीज होती है. ठीक है,
अच्छा, वहाँ हम बात करते प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स की, ठीक है। तो मैग्नीशियम के केस के अंदर जब आप रीनल रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो लूप ऑफ हेनले इज द आंसर। अगर आपको एमसीक्यू आता है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, तो ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से नहीं हो रहा, अनलाइक मोस्ट ऑफ अदर मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम इन किडनीज इज थ्रू लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, इसको ज़हन में रख लेना, लिख लो बल्कि एक साइड पे कहीं। फंक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, नंबर वन इज एक्टिवेटर ऑफ मेनी एंजाइम्स रिक्वायरिंग एटीपी। उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, alkaline phosphatase, hexokinase, fructokinase, phosphofructokinase, cyclic AMP dependent kinases, adenylyl cyclase, they all need magnesium। इनको एक्टिवेट करने का काम करती है, एज अ को फैक्टर काम करती है, ठीक है। मैग्नीशियम नहीं होगी, हाइपोमैग्नीसीमिया होगा, आपकी बॉडी के अंदर कम होगी, तो ये सारे के सारे एंजाइम्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, इनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी। और आपको पता है ये बहुत की एंजाइम्स हैं, ठीक है। कोई ग्लाइकोलिसिस के अंदर काम कर रहा है, कोई बोन्स के अंदर काम कर रहा है, कोई लिवर के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। और बड़े की रोल्स हैं टू प्ले ड्यू टू दीज एंजाइम्स। अगर सिर्फ एक मैग्नीशियम नहीं है या कम है तो आपके ये सारे के सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी ऑल्टर हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, enhances the insulin dependent uptake of glucose। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायबिटिक्स के अंदर इसका मतलब मैग्नीशियम की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डायबिटिक्स के अंदर इंसुलिन, अब देखो दो तरह की डायबिटीज है ना, डायबिटीज टाइप 1 है, डायबिटीज हम शुगर की बात कर रहे हैं, डायबिटीज इंसिपिडस की नहीं बात कर रहे, डायबिटीज मेलाइटिस की बात कर रहे हैं। टाइप 1 के अंदर क्या होता है, कंप्लीट एब्सेंस, कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ठीक है। आपके जो आइलेट सेल्स होते हैं उसके अंदर, पैंक्रियास के अंदर, दे आर अनएबल टू सिंथेसाइज एनी सॉर्ट ऑफ इंसुलिन। टाइप 2 के अंदर क्या होता है, इंसुलिन बन रही होती है तो कम बन रही होती है, आपकी बॉडी नीड पूरी नहीं कर पा रही होती, ग्लूकोज को प्रॉपरली मेटाबलाइज नहीं कर पा रही होती, या फिर जो बन रही होती है प्रॉपर भी बन रही होती है, उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है रिसेप्टर्स की, ठीक है। सो दोनों केसेस के अंदर आपको इंसुलिन पे ही डिपेंड करना पड़ता है, बेशक आप उसको इंसुलिन इंजेक्शन की फॉर्म में दो या आप उसकी बॉडी को ड्रग्स की हेल्प से बॉडी के अंदर से इंसुलिन पैंक्रियास में से ज़्यादा निकालो, तो जो ग्लूकोज की अपटेक है वो दैट इज ऑलवेज इंसुलिन डिपेंडेंट। और जो वो प्रोसेस होता है जिससे वो अपटेक करता है इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को, दैट इज डिपेंडेंट ऑन मैग्नीशियम, ठीक है। आपके ब्लड से इंसुलिन ने ग्लूकोज को पकड़ना है और पेरिफेरल टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा इजी करके इसको करते हैं। इस सारे प्रोसेस के अंदर मैग्नीशियम प्लेज अ रोल। अगर मैग्नीशियम नहीं है आपकी बॉडी में और इट इज डेफिशिएंट, डिक्रीज इन अमाउंट्स, तो क्या होगा, इंसुलिन ग्लूकोज को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाएगी। तो आपको ज़रूरी होता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवानी हर डायबिटिक पेशेंट की, ताकि आप रूल आउट कर सको कि यार ये प्योरली इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है या ड्रग की नॉन कंप्लाइंस की वजह से हो रहा है, या फिर कोई सेकेंडरी फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है, सच एज मैग्नीशियम। ड्रग्स आप दे रहे हो हाई डोज के ऊपर, इंसुलिन आप लगा रहे हो, यार इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। रीज़न, आपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाई, उसके अंदर मैग्नीशियम लेवल लो आ जाता है, आप मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन देते हो, मैग्नीशियम पूरा करते हो, सेम डोज के ऊपर ग्लूकोज कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो यू गॉट द इम्पोर्टेंस, यू गॉट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम इन डायबिटिक्स। जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये लाइफ लॉन्ग आपको अपने ज़हनों के अंदर रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पता है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड डॉक्टर एंड अ बैड डॉक्टर। वो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। गुड डॉक्टर ऑलवेज कीप दीज स्मॉल पॉइंट्स इन माइंड वाइल ट्रीटिंग पेशेंट्स, और जो बैड डॉक्टर होता है वो बस वो मोटी मोटी चीज़ों पे फोकस कर रहा होता है, अंदर की कहानी नहीं पता होती उसको, सही मैनेजमेंट नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपको गुड डॉक्टर बनना है, बैड डॉक्टर नहीं बनना।
मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? बिकॉज नो बडी रिस्पॉन्डेड टू दिस पॉइंट. ओके. Now, would you like to tell me what is the importance of magnesium in diabetics? जी, मैं short question इस तरह भी दे सकता हूँ आपको. Indirect question. What is the importance? Yeah, state the importance of magnesium in patients having diabetes mellitus. तो आपको ये वाला point लिखना है उसका. वो आप मुझे लिख के देंगे यहाँ chat box के अंदर. Would you please? ग्लूकोज लेवल को बेटा रिड्यूस करवाएगा ना. अच्छा, आपको ये भी एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जब तक आपकी देखो. रोल नंबर 105. ओके, आस्क दिस क्वेश्चन. ओके, आपकी पूरी बॉडी में कितना ग्लूकोज है नहीं फर्क पड़ता. इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, नहीं फर्क पड़ता. सीरम ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो आपको बहुत फर्क पड़ता है. समझ आ रही है पॉइंट की? इस पॉइंट की समझ आई है एमन आपको? इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन आपके सीरम ग्लूकोज को वहां से रेस्क्यू करके, अगर वो ज्यादा है कंसंट्रेशन के अंदर, पेरिफेरल टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट कर देती है. पेरिफेरल टिश्यूज का क्या काम होता है? लिवर हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, या और मसल हो गया. मसल के अंदर एनर्जी का काम करेगा ग्लूकोज. जब भी आप एक्सरसाइजिंग मसल है, लिवर के अंदर वो ग्लाइकोजन बना देगा उसी ग्लूकोज के. ठीक है. वो इंसुलिन का कंटिन्यूस काम ये है कि आपके जो नॉर्मल सीरम, आपके जो नॉर्मल ब्लड के अंदर फ्लो के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने जाती है, जब जब इंक्रीज हो रही होती है, उसको उसने वहां से पकड़ना है और उसको पेरिफेरल टिश्यूज को डिलीवर करना है. इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? आपके सीरम के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, उसका लेवल रेज हो जाएगा, जिसको आप कहते हो हाइपरग्लाइसीमिया. वही ग्लूकोज थ्रू सीरम थ्रू ब्लड आपके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को जा रहा है. किडनीज को जा रहा है, किडनी डैमेज कर रहा है. आईज को जा रहा है, आई विजन, आपकी जो जो विजन है वो इफेक्ट हो रही है. लिवर में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, जहां जहां जा रहा है वो वहां जाके कॉम्प्लिकेशंस कर रहा है. पेरिफ्रीज में जा रहा है, आपको पेरिफेरल डिजीज कर रहा है. ठीक है. तो सीरम के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मैटर करती है. आपकी बॉडी के अंदर टोटल ग्लूकोज कितना है वो डजेंट मैटर. अगर स्टोर्ड फॉर्म में पड़ा है, पड़ा रहे, कुछ नहीं कह रहा आपको, कोई नुकसान दे नहीं है आपके लिए. ठीक है. तो दिस पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर. तो हम जो मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, उसकी सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं. उस ब्लड के अंदर से जो इंसुलिन अपटेक करती है ग्लूकोज की और उसको ट्रांसपोर्ट करती है टू द पेरिफेरल टिश्यूज, सारे मैकेनिज्म के अंदर मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है. ठीक है. इंसुलिन एफिशिएंटली ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट या उसकी अपटेक कर पाएगी फ्रॉम द सीरम, फ्रॉम योर ब्लड, and transfer it to the other peripheral tissues only in the presence of magnesium. Magnesium नहीं है, reduced है, उसकी efficiency इंसुलिन की reduce हो जाएगी, आपका सीरम ग्लूकोज लेवल रेज हो जाएगा. Is this point clear to everyone? जी. ओके. ये बहुत ये बहुत ज़्यादा, ये आप कह लो कि पर्ल्स हैं मिनरल्स के. इनको आपने नहीं भूलना. ये जो आपको बीच बीच में पॉइंट्स आ रहे हैं ना, नॉर्मल लेवल्स देख लें मैग्नीशियम के क्या होते हैं. नॉर्मल सीरम लेवल 1.8 से 2.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में फॉल करता है. 1.8 से नीचे होगा तो हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाएगा और 2.2 से होगा तो हाइपरमैग्नीसीमिया हो जाएगा. इनसाइड द आरबीसीज द मैग्नीशियम कंटेंट इज 5 मिली इक्वल्स पर लीटर. ठीक है. इंट्रासेलुलर जो कंसंट्रेशन है आरबीसी के अंदर की बात कर रहे हैं. मसल टिश्यू के अंदर रेज्ड होती है, दैट इज समवेयर अराउंड 20 मिली इक्वल्स पर लीटर. अगर टोटल मैग्नीशियम को देखा जाए तो 70% इज फाउंड इन फ्री स्टेट, वेयर एज 30% ऑफ द मैग्नीशियम इज प्रोटीन बाउंड. और उसके अंदर से भी 30% के अंदर से कौन कौन सी प्रोटीन्स के साथ बाउंड फॉर्म हो सकती है उसकी? 25% इज बाउंड टू एल्बुमिन, वेयर एज 5% इज बाउंड टू ग्लोबुलिन. ठीक है. सो ये काफ़ी एमसीक्यूज हैं इस सफ़े के ऊपर. ये जो आपके सामने स्लाइड है इसके ऊपर काफ़ी ढेर सारे एमसीक्यूज हैं. 70% मैग्नीशियम फ्री स्टेट में होती है,
30% इन बाउंड फॉर्म में होती है। 30% का फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो 25% विल बी बाउंड विद एल्बुमिन एंड 5% विल बी बाउंड विद ग्लोबुलिन। ठीक है, इसको नहीं भूलना। हाइपोमैग्नीसीमिया, सीरम मैग्नीशियम बिलो 1.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर चला जाए तो हाइपोमैग्नीसीमिया है। कॉजेज के अंदर वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लिवर सिरोसिस, प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन, डायरेटिक थेरेपी आर द कॉमन कॉजेज। ओरल थेरेपी में लीड टू डायरिया, hence intravenous magnesium sulfate is given। ठीक है, जब भी मैग्नीशियम अगर आप ओरल देने की कोशिश करेंगे किसी को टैबलेट फॉर्म के अंदर या ओरल फॉर्म के अंदर, एक तो फूड का पार्ट है ना, वो तो उसके अंदर मिक्स होके जा रहा है, ठीक है, जो हमने सोर्सेज पहले पढ़ी हैं वो तो इट्स फाइन। मगर अलग से अगर मैग्नीशियम आप इंजेस्ट करने की कोशिश करो तो इट्स हार्श ऑन स्टमक, इट लीड्स टू डायरिया। ठीक है, causes of hypermagnesemia, excess intake orally or parenterally, renal failure, hyperparathyroidism, oxalate poisoning, rickets, multiple myeloma, dehydration. There are certain types of drugs which can cause hypermagnesemia by interfering with its mechanism. Aminoglycosides, NSAIDs and calcitriol। ठीक है, ये तीन तरह के ड्रग्स हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं, हाइपरमैग्नीसीमिया कॉज कर देंगे। पॉसिबल रीज़न इज़ कि इसकी एक्सक्रीशन किडनी से नहीं होने देंगे। दे compete एट द लेवल ऑफ लूप ऑफ हेनले, जहाँ से इसकी होनी है रीअब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन। ठीक है, और वहाँ से वहाँ इसको कॉम्पीट करते हुए इसको सारा का सारा रीअब्जॉर्ब करवा देंगे एंड दैट कैन लीड टू इंक्रीज्ड मैग्नीशियम लेवल्स इन योर बॉडी। रिक्वायरमेंट देख लें, 400 मिलीग्राम पर डे फॉर मेन होती है, और इन कंपैरिजन अगर वुमेन की बात करें तो 300 मिलीग्राम पर डे फॉर वुमेन है। डोजेज अबव 600 मिलीग्राम में कॉज डायरिया, जो हम पहले बात कर रहे थे। ठीक है, मोर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन, दैट इज अंडरस्टूड, जस्ट लाइक एनी अदर विटामिन मिनरल। वी स्टार्टेड ऑफ विद फोलेट, रिमेंबर फॉलिक एसिड की हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, आयरन की इंपॉर्टेंट पढ़ी, आयरन की पढ़ेंगे अभी इनफैक्ट आगे चल के प्रेगनेंसी के अंदर या लैक्टेशन, ये जो स्पेशल सिचुएशंस होती हैं, जो हाई डिमांड कंडीशंस होती हैं, हाईली डिमांडेड कंडीशंस होती हैं, इनके अंदर ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। जी, एनी क्वेश्चंस? जी, एनी क्वेश्चंस? आइडली तो ग्लूकोज देखो, मोहम्मद दानियल आस्क्ड अ क्वेश्चन, नॉर्मल पर्सन में भी ग्लूकोज इनटेक इंक्रीज करता है या सिर्फ डायबिटिक पेशेंट में जिसे इंसुलिन दी जा रही है? देखो नॉर्मली क्या है, हाँ, नॉर्मल पर्सन के अंदर भी, नॉट ओनली इन डायबिटिक्स की इसलिए बात की क्योंकि उनका कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ग्लूकोज का मसला पड़ा रहता है ना। अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसके अंदर मैग्नीशियम इज रिड्यूस्ड, हाइपोमैग्नीसेमिक स्टेट है उसकी, तो हम बात कर रहे हैं कि इंसुलिन जो आपकी नॉर्मल पेस के ऊपर आपकी पैंक्रियास ने बनानी है एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, जो कि नॉर्मली क्या करती है, वो इट इज सफिशिएंट इनफ टू कोप विद द इंक्रीज ग्लूकोज लेवल्स, और वो उनको आराम से नॉर्मल लेवल पे सेट कर लेती है। अब हम बात कर रहे हैं कि अपटेक नॉर्मल इंडिविजुअल में भी अपटेक इंसुलिन ने करनी है और डायबिटिक के अंदर भी करनी है। डायबिटिक के अंदर फर्क ये है कि या तो आप ड्रग्स दे के पैंक्रियास को स्टिमुलेट कर रहे हो ज़्यादा इंसुलिन बनाने के लिए, या फिर अगर ऐसा डायबिटिक है टाइप 1 का जिसके अंदर इंसुलिन बनती नहीं है, आप उसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे रहे हो। ठीक है, इंजेक्शन फॉर्म के अंदर इंसुलिन दे रहे हो। सम हो दोनों सूरतों के अंदर आप इनहेंस कर रहे हो इंसुलिन की एक्टिविटी को, इंसुलिन की कंसंट्रेशन को, नॉर्मल हो या डायबिटिक हो, दोनों के अंदर मैकेनिज्म विल रिमेन द सेम। जो अपटेक होनी है ग्लूकोज की, जो इंसुलिन ने उसको सीरम से निकाल के पेरिफेरल टिश्यूज में भेजना है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन मैग्नीशियम, दैट होल प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन मैग्नीशियम। अगर किसी नॉर्मल इंडिविजुअल को हाइपोमैग्नीसीमिया हो गया है या फिर किसी डायबिटिक को भी हाइपोमैग्नीसीमिया हो गया है, तो वो जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो दैट विल बी रेज्ड। ठीक है, देखो इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, आई थिंक टाइम हमारे पास 1 मिनट है। ओके, इसमें मैं एग्जांपल बताता हूँ। ओके, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, वो अपने रूटीन के टेस्ट करवाता है और रूटीन के टेस्ट के अंदर वो उसकी प्री डायबिटिक स्टेट आ जाती है। प्री डायबिटिक इज लाइक 100 से लेके समवेयर अराउंड 125। ठीक है,
126 या 126 से ज़्यादा फास्टिंग ग्लूकोज इज कंसिडर्ड टू बी अ डायबिटिक, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस फॉर श्योर उसकी होगी। अब प्री डायबिटिक रेंज में आ गया है, इसका मतलब डायबिटीज तो नहीं है उसको, मगर इट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच कैन प्ले अ रोल इन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। उसके अंदर आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स वुड बी अ गुड आइडिया टू रूल आउट के यार कहीं कोई कोई किसी मिनरल की स्पेसिफिकली मैग्नीशियम की कमी तो नहीं हुई भी जिसकी वजह से उसका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा आ रहा है, और मैग्नीशियम की कमी पूरी करो और उसका ग्लूकोज नॉर्मल लेवल पे चला जाए, रादर देन उसको लेबल करना कि जी प्री डायबिटिक है और तो आपको डायबिटीज़ होगी होगी। सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है। सो बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इसको जाके पढ़ें, ठीक है। इसके अंदर से कोई क्वेश्चंस अगर निकलते हैं तो क्वेश्चंस निकालिए। कल हमारा लेक्चर होगा दोबारा 11 to 12, उसके अंदर फिर कम अप विद द क्वेश्चंस, एज मेनी एज क्वेश्चंस यू हैव, आई वुड लव टू आंसर देम। और फिर वी विल कंटिन्यू विद सल्फर एंड ऑनवर्ड्स, उसके आगे आयरन और सारे और ट्रेस एलिमेंट्स टुमारो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।